हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के बुक से जो भी आपका मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री का जो अभी तक मोस्ट रिपीटेड वीवीआई क्वेश्चन है। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार, यानी कि हो सकता है कि 2 साल में ये पूछा गया है या किसी 3 साल में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। बहुत ही मेहनत से मैंने इसको लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी आपके लिए होगा। आप इसको पूरा देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका जो उससे ये शुरू है। फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड का है, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका तो आंसर लगा हुआ है ओटो वन बिस्मार्क। इसके बाद अगला है, हु रिमार्क, किसने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सीबीएसई के 2022, 20 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था 19वीं सदी के शुरुआत में, ठीक है, वो लिबरलिज्म के आइडिया से अलाइड मतलब कि मिल गया। ठीक है, तो इसको एग्जामिन करना है, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका कब कब पूछा गया है, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि ये जो है ये क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसको मैंने आसान लैंग्वेज में भी लिखा है। ठीक है, देखिए द आइडिया ऑफ नेशनल, ये जो आपको क्वेश्चन था कि कब वो, ठीक है, जो अलाइड हो गया, मतलब कि 19वीं सदी में नेशनलिज्म का जो आइडिया था, नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, वो लिबरलिज्म के आइडिया से मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग यहाँ पे तरीके से मिला था। देखो पहला कहता है कि रेलवे की इन्वेंशन से मोबिलिटी बढ़ गई, जिसके नतीजे में नेशनल यूनिफिकेशन के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्नेस किया गया, यानी कि बढ़ाया गया। ठीक है, रेलवे की इन्वेंशन से क्या हो गया, मोबिलिटी बढ़ गई, आवाजाही बढ़ गई, जिसके नतीजे में नेशनल यूनिफिकेशन के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। इसके बाद है, लिबरल्स ने गवर्नमेंट बाय कंसेंट के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया। लिबरल्स जो थे ना, वो कहते हैं रजामंदी का जो है, रजामंदी की सरकार हो, सबके रजामंदी से बने, उस पर जोर दिया। लिबरल्स ने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के क्रिएशन की सपोर्ट की, उसका समर्थन किया कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। किसने कहा, लिबरल्स ने कहा कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। लिबरल्स ने न्यू मिडिल क्लास के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी बिफोर लॉ की हिमायत की, यानी कि समर्थन दिया। लिबरल्स ने क्या कहा, न्यू मिडिल क्लास के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि हर एक इंसान को फ्रीडम होना चाहिए और वो कानून के सामने सब बराबर है, इसकी हिमायत की, समर्थन किया। लिबरलिज्म ने ऑटोक्रेसी और स्पेशल प्रिविलेज के एंड का मुतालबा किया। अब लिबरलिज्म जो था उसने क्या किया, तो कहा कि ऑटोक्रेसी और स्पेशल प्रिविलेज जो है इसको ख़त्म किया जाए, इसका उसने मुतालबा किया। तो इस तरीके से जो आपका जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से मतलब कि एलाइड किया, इस तरीके से। अगला है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय विच जर्मनी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसका आंसर अगर आपको कुछ और लिखना है जो आपने लिखा है नोट्स में या आपके क्वेश्चन से में लिखा हुआ है, तो आप वही लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है उसके प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी टुक प्लेस इन फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से हुआ है वो यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने आसान लैंग्वेज में इसको लिख दिया है कि द प्रोसेस कैसे था, वो इस तरीके से था। तो देखो पहला क्या है, नेशनलिस्ट फीलिंग मिडिल क्लास जर्मन्स में बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मिडिल क्लास जर्मन में नेशनलिस्ट फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा थी, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन को एक नेशन स्टेट में यूनाइट करना चाहते थे, जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के ज़रिए गवर्न हो। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा ये था कि नेशन बिल्डिंग की लिबरल इनिशिएटिव्स को मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्स ने रिप्रेस कर दिया। जो लिबरल इनिशिएटिव्स था
नेशन बिल्डिंग लिबरल इनिशिएटिव्स, लिबरल्स ने जो इनिशिएटिव लिया था नेशन बिल्डिंग का, इसको मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्स ने रिप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। ठीक है, ये स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ है। ठीक है, पर्शिया ने यानी कि प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क था, जो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से कंप्लीट किया गया। ठीक है, यानी कि ये जो पर्शिया ने नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि 7 साल तक होने वाली 3 जंगों का अंजाम पर्शियन विक्ट्री की सूरत में निकला, जो यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का सबब बना, वजह बनी। 7 साल तक होने वाली 3 जंगों का अंजाम पर्शियन विक्ट्री की सूरत में निकला। जीत किसकी हुई? पर्शियन की जीत हुई। ठीक है, जो यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का सबब बना। इसके बाद है जनवरी 1871 में, डेट याद रखिएगा, जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम वन को वर्सेलीज में होने वाली एक सेरेमनी में जर्मन एम्पेरर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन नेशनल फीलिंग। और ये दूसरा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना है सिर्फ ये वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आई, बल्कि कल्चर ने भी यहाँ पर कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में। एलोबरेट अपॉन दी स्टेटमेंट, अब आपको व्याख्या करना है, ये भी कई बार आया हुआ है। चलिए, कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, दे हेल्प एक्सप्रेस्ड एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। क्या है यहाँ पर? कल्चर ने नेशन के आइडिया को डेवलप करने में एक अहम रोल अदा किया। आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक, इन सब ने नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस और शेप करने में मदद दी। अब है यहाँ पर पहला, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट ने एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट का एहसास पैदा किया, जो एक नेशन की बुनियाद बना। यानी कि रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जो कवि थे, उन लोगों ने एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट का एहसास पैदा किया कि हमारा जो इतिहास है वो कल्चरल पास्ट जो वो कॉमन है, हम सबका एक है, इसका एहसास पैदा कराया। किसने? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमांटिक आर्टिस्ट ने। फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस के ज़रिए नेशन की असली रूह को मशहूर किया गया, यानी कि जो स्पिरिट थी नेशन की उसको फेमस किया गया। वर्नेकुलर लैंग्वेज को अहमियत दी गई, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी उसको अहमियत दी गई, और फोकलोर को कलेक्ट करने पर जोर दिया गया ताकि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। कहा कि लोकल भाषा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दिया जाए, ठीक है, ताकि जो मैसेज हो वो सब तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है What was the strong demand of emerging middle class in Europe during the 19th century? What was the strong demand of the emerging middle class? जो इमर्ज कर रहा था मिडिल क्लास 19वीं सदी में, तो उसकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी वो क्या थी? ठीक है, तो इसका क्या है, तो देखिए 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में यूरोप के इमर्जिंग मिडिल क्लास की स्ट्रॉन्ग डिमांड इन चीज़ों पर फोकस करती थी। मार्केट की फ्रीडम, ठीक है, ये जो उनकी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी वो किस चीज़ पर फोकस कर रही थी? तो पहला तो था कि मार्केट की फ्रीडम हो, ठीक है, स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन का खात्मा, यानी कि उसकी समाप्ति हो। स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, जो स्टेट ने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है उसका खात्मा हो, जो गुड्स यानी कि सामान की मूवमेंट को लिमिट करती थी। इसके बाद है कैपिटल की फ्री मूवमेंट, यानी कि कैपिटल मतलब धन जो है वो पैसा वो फ्री मूव करे। ये डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है ना, ये हो गया 5। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वीना? क्या था उसका ऑब्जेक्टिव? यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब यहाँ आसान लैंग्वेज में। 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना का मकसद क्या था? तो ये था नेपोलियनिक वॉर के दौरान होने वाले चेंजेस को रिवर्स करना,
बुर्बो डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर करना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटाई गई थी। फ्रांस के एक्सपेंशन को लिमिट करने के लिए नए स्टेट एस्टेब्लिश करना, पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव मोनार्कीज को वापस लाना। ये ट्रीटी एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने के लिए तैयार की गई थी ताकि स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और फ्यूचर रिवॉल्यूशन को रोका जा सके। इसका अगला क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेरर इन ए सेरेमनी हेल्ड इन वर्सलीज इन जनवरी 1871। कौन था, यानी कि जर्मन एम्पेरर कौन था जो इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्स, जो कि वर्सलीज में सेरेमनी हुआ था, उसमें किसे जर्मन एम्पायर बनाया गया था? तो यहाँ पर आंसर है कैसर विलियम वन, जो प्रशिया का था, उसको जर्मन एम्पायर बनाया गया था पैलेस ऑफ वर्सलीज में 18 जनवरी 1871 को। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं उस इवेंट की, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन दी हॉल ऑफ मिरर। कहाँ हुआ था? हॉल ऑफ मिरर पैलेस। ठीक है, टुक प्लेस इन दी हॉल ऑफ मिरर, हॉल ऑफ मिरर में। अटेंडेड बाय प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट एंड मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है ना, यहाँ पे चलो इसको पहले इसमें बता देते हैं। यहाँ देखो, ये सेरेमनी हॉल ऑफ मिरर में हुई थी जिसमें जर्मन स्टेट के प्रिंसेस और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की थी। ठीक है, शिरकत का मतलब होता है शामिल हुए थे। यह वाक़या नए जर्मन एम्पायर के क़याम का निशान बना, जो पर्शिया की डोमिनेंस को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हाईलाइट करता है। ये जो इंसिडेंट है, ये जो कहानी है, ये जो वाक़या है, ये जो स्टोरी है, नए जर्मन एम्पायर के क़याम का निशान बना, यानी कि यहाँ से जर्मन एम्पायर जो था वो खड़ा हुआ, जो पर्शिया के डोमिनेंस को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में हाईलाइट करता है। यानी कि यहाँ पर ये बताता है कि पर्शिया की क्या डोमिनेंस थी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, इसको ये उजागर करता, हाईलाइट करता है। ओटो वन बिस्मार्क, जो पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, उसने इस यूनिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करने में सेंट्रल रोल अदा किया। इसके बाद है हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ देखो यहाँ पर अब आ गया कि यूनाइटेड इटली जो है 1861 में उसका कौन किंग बना? तो यहाँ पर है विक्टर एमेनुएल टू वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में विक्टर एमेनुएल टू को 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। अब उसके बारे में है कि वो मुख्तलिफ इटालियन स्टेट की यूनिफिकेशन के बाद किंग बना। ये यूनिफिकेशन ज़्यादातर कावूर और गारिबाल्डी जैसे लीडर्स की कोशिशों का नतीजा था। इस कामयाबी के बावजूद बहुत से इटालियन एक यूनाइटेड इटली के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनालाइज द मेजर एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट दी फ्रेंच पीपल। यानी कि जो उपाय, जो प्रैक्टिसेस बताई गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़रिया ताकि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हो सके फ्रेंच लोगों में, उसके बारे में आपको एनालिसिस करना है। और इसी को पूछा गया, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप दैट वर टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, कहता है 5 स्टेप बताओ जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने लिया था ताकि लोगों के बीच में, फ्रेंच लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा हो सके। तो इसका जो है आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए जो मेजर और प्रैक्टिसेस यानी कि अमल इंट्रोड्यूस किया वो क्या थे? तो वो ये थे, लापार्टी और ले सिटुयन के आइडियाज़ पे जोर दिया गया। नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर चूज़ किया गया। स्टेट जनरल को एक्टिव सिटीजन के ज़रिए इलेक्ट किया गया। इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन के नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ठीक है ना। नए हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ्स लिए गए, मार्टियाज को कमोडेट किया गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, वेट और मेज़र का एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया, फ्रेंच को नेशन की कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्राउट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट दिया स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट। जो 1830 का दशक था उसने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में लाया। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बहस करना है, थोड़ा सा आपको आर्गूमेंट लिखना है यहाँ पर। वाई वाज द डिकेड ऑफ द 1830s नोन एज द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न, कोई 3 रीज़न आपको बताना है। या इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप इन 1830s। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ये है कि 1830 के
का दौर यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप का था, जिसका कुछ अहम रीज़न ये थे। पूरे यूरोप में पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जॉब के तलाशगार एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा थे, लोग देहाती इलाकों से शहरों में माइग्रेट कर गए और ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे, झुग्गियों में रहने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट और इंग्लैंड से इंपोर्टेड मशीन मेड प्रोडक्ट के दरमियान सख्त कंपटीशन था। पीजेंट की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उन पर फ्यूडल ड्यूज़ और ऑब्लिगेशन का बहुत बड़ा बोझ था। बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ गए, जिसका नतीजा टाउन और कंट्री दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर गरीबी फैल गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी। ये वैसे ही क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, उसी को ये दूसरे तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आसान तरीके से भी लिख दिया था कि ये जो चीज़ हमने बताया था, यूरोप में नेशनलिज्म रिवोल्यूशन से दूर होता गया, ठीक है। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को कंजर्वेटिव्स ने अक्सर स्टेट पावर बढ़ाने और यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन हासिल करने के लिए मोबिलाइज किया। 19वीं सदी में मिडिल क्लास जर्मन्स के दरमियान नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत वाइड स्प्रेड थी। 1848 में उन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन को एक नेशनल स्टेट में यूनाइट करने की कोशिश की, जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के जरिए गवर्न हो। ये लिबरल इनिशिएटिव मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस ने रिप्रेस कर दिया, जिसे पर्शिया के बाद बड़े लैंड ओनर यानी कि जंकर्स की सपोर्ट हासिल थी। पर्शिया ने ओटोमन बिस्मार्क की लीडरशिप में जिस मूवमेंट को लीड किया, जो इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट बना। 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 जंगों के अंजाम में पर्शिया की विक्ट्री हुई पर्शियन की, और जो यूनिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में का सबब बनी। 18 जनवरी 1871 को पर्शियन किंग विलियम I को वर्सलिस में होने वाली एक सेरेमनी में जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन है ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इस पर क्वेश्चन है, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एक ही तरीके से। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको इम्प्लीकेशन बताना है पहले वर्ल्ड वॉर का क्या था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भारत के ऊपर क्या असर पड़ा। डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसका बाद हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने, ठीक है, वर्ल्ड वॉर ने। इसके बाद हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये कितने तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर देखिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वॉर एक्सपेंडिचर, इंडिया वाज फोर्स टू कंट्रीब्यूट 146 करोड़ एंड सप्लाई ट्रूप्स लीडिंग टू इंक्रीज टैक्सेस, है ना। देखो कह रहा है कि वो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो कहता है कि वॉर एक्सपेंडिचर, जंग का खर्चा, इंडिया वाज फोर्स टू कंट्रीब्यूट, इतना उसको कहा गया कि आप दो, एंड सप्लाई, और सप्लाई करो ट्रूप्स, लीडिंग टू इंक्रीज टैक्सेस, जिसकी वजह से क्या हो गया कि टैक्स बढ़ा, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब बढ़ गया। इन्फ्लेमेशन, महंगाई आ गई। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल्ड, यानी कि जो ज़रूरी सामान था ना उसकी भी कीमत डबल हो गई थी। कॉजिंग वाइड स्प्रेड हार्डशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हार्डशिप हो गई। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, पोस्ट वॉर डिमांड फॉर इंडियन गुड कोलैप्स, यानी कि इंडस्ट्रियल डिक्लाइन क्या हुआ कि जब वार खत्म हो गया उसके बाद डिमांड फॉर इंडियन गुड कोलैप्स, इंडिया के सामान की जो मांग थी वो कम हो गई। लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। इसके बाद है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, फार्मर फेस डेप्ट ड्यू टू फोर्स्ड कमर्शियल क्रॉपिंग फॉर वार नीड, यानी कि वार नीड को पूरा करने के लिए उनको कमर्शियल क्रॉपिंग ज़बरदस्ती कराई जाती थी, जिससे फार्मर्स जो थे उनको कर्ज का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, इंडियंस एक्सपेक्टेड सेल्फ गवर्नेंस पोस्ट वॉर बट वेयर बेट्रेड बाय द रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसकर, यानी कि नेशनलिज्म की भावना जागी। इंडियन को ये उम्मीद थी कि सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्वराज जो है उनका वो युद्ध के बाद हो जाएगा, लेकिन उनको धोखा मिला रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर के जरिए। उसके बाद मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में इंट्रोड्यूस्ड डायरकी बट फेल्ड टू सेटिस्फाई इंडियन एस्पिरेशन, यानी 1919 में ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था ये लाया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में थोड़ी बहुत पॉलिटिकल जो इम्प्रूवमेंट है वो करने की कोशिश की। इस रिफॉर्म्स के तहत क्या हुआ कि डायरकी, यानी कि डायरकी का मतलब होता है, डायरकी का मतलब दो शासनकर्ता प्रणाली,
ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें प्रोविंशियल यानी कि राज्य गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पावर को हिस्सों में डिवाइड किया गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नर को कंट्रोल में था, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो कि इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इंट्रोड्यूस किया, बट फेल टू सेटिस्फाई इंडियन एस्पिरेशन। जो इंडियन एस्पिरेशन था, इंडियन की जो एस्पिरेशंस थी, उनको ये फेल कर गया, यानी कि उसको वो सही तरीके से नहीं सेटिस्फाई कर पाया। इंडियन को जो उम्मीद थी उस पर वो नहीं उतर पाया, यानी कि क्योंकि रियल पावर जो थी वो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। इंडियन को अपना जो स्वराज था वो नहीं मिला। ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्केयर हो गया, उसके बाद लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए। ठीक है, तो ये रिफॉर्म जो था वो एक धोखा समझने लगे इस रिफॉर्म्स को। ठीक है, इस सुधार को। इसके बाद ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो उसकी ग्रोथ हो गई, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गया। Disillusionment led to rise of leaders like Gandhi who launched mass movement, example non-cooperation movement। यानी कि जो उम्मीद थी उसके हिसाब से जो नहीं हुआ, तो भ्रम जो था, जो भ्रांति थी, वो टूट गई, यानी कि निराश हो गए। तो निराश होने की वजह से कुछ लीडर जैसे गांधी जी वगैरह का जो है राइज हुआ, वो लॉन्च मास मूवमेंट, जिन्होंने मास मूवमेंट लॉन्च कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह। ठीक है, इसके बाद है सॉल्ट मार्च एवं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्वेश्चन, इनके सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर क्वेश्चन। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में आया, 2017 में आया, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल साल्ट ए पावरफुल सिम्बॉल डैट कुड यूनाइट द नेशन, है ना। उनको साल्ट एक पावरफुल सिम्बॉल लगा। एग्जामिन द स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको एग्जामिन करना है, इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना बताना है। हाउ डिड साल्ट सत्याग्रह बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग 1930, एक्सप्लेन। कैसे साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो था वो कैसे एक इफेक्टिव टूल बन गया रेजिस्टेंस जो ब्रिटिश के खिलाफ था उसको दिखाने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी एज ए सिंबल ऑफ यूनाइट द नेशन, है ना। कैसे वो सॉल्ट मार्च जो था उसका क्या इंपॉर्टेंस था उसको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसको बता देता हूँ साल्ट क्यों। तो साल्ट वाज यूनिवर्सल नेसेसिटी अफेक्टिंग ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और रिलीजन। नमक जो है ना वो सबकी ज़रूरत होती है, वो कोई भी हो, भारतीय कोई भी हो, कास्ट किसी कास्ट का हो, किसी क्लास का हो। ठीक है, इसलिए साल्ट को चूज़ किया गया। ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली एंड टैक्स सिंबलाइज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो उसकी मोनोपोली थी ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली, और टैक्स जो लगाया गया था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन दिखाता था। ठीक है, अब साल्ट मार्च जो था 1930 में हुआ था। गांधी जी मार्च के थे 240 मील साबरमती से लेकर डांडी तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, उसका बाद ब्रेकिंग दी साल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सॉल्ट वाटर से नमक बना के उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1930 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और 240 मील वो चले थे, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से डांडी तक। उसके बाद है दिस एक्ट ऑफ डिफेंस स्पार्क नेशन वाइड प्रोटेस्ट विथ पीपुल इलीगली मेकिंग सॉल्ट। ठीक है, बाई काटिंग फॉरेन गुड्स एंड पिकिंग लिक्योर शॉप्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि ये जो था ये पूरी देश में जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो स्पार्क कर गया, है ना। लोग जो है इलीगली सॉल्ट बनाने लगे, है ना, और फॉरेन गुड्स जो था उसका वो बहिष्कार करने लगे। पिकिंग लिक्योर शॉप्स, ठीक है, पिकेटिंग लिक्योर शॉप्स, इनके लिक्योर शॉप्स जो था वहाँ पे वो लोग जाके धरना देने लगे। उसके बाद है इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो यहाँ पे कहता है कि यूनिटी, द मूवमेंट यूनाइटेड पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन्स एंड स्टूडेंट अंडर अ कॉमन गोल। अब जो औरतें थी, जो किसान थे, जो ट्राइबल्स थे, है ना, जो स्टूडेंट थे, वो अब यूनाइट होने लगे। ग्लोबल अटेंशन, हाईलाइट ब्रिटिश ऑपरेशन एंड शोकेस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। अब ये ग्लोबल जो है अटेंशन होने लगा, यानी कि पूरी दुनिया की नज़र आ गई इस चीज़ पर कि भाई ब्रिटिश ऑपरेशन जो है, ब्रिटिश जो दबा रहा है, ठीक है, वो उसके खिलाफ जो है लोग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गनिक, यानी कि अब राजनीतिक तरीके से भी लोग जाग गए थे। स्ट्रेटनिंग एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ गई थी। अभी यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर बंद कर देते हैं। उसके बाद बाकी जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो इसको अब यहीं पर रहने देते हैं। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 सबका है इसमें, अगर आप चाहेंगे तो इसका हम आपको PDF भी दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।